हे एवरीवन, वेलकम टू NCERT इजी एक्सप्लेनेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूरॉन, उसका स्ट्रक्चर और न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पहले देखेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ये हमारी पार्ट 3 वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पहले वाली लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम क्या है, कौन कौन से उसके पार्ट हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, उसमें जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसके अंदर 2 पार्ट था, PNS था, CNS था। फिर हम लोगों ने देखा था कि PNS है तो उसके अंदर नर्व फाइबर्स आते हैं और PNS जो है उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि जो न्यूरॉन होता है बच्चों, वो बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। ओके, करता क्या है भाई? तो ये 3 चीज़ों से मिल करके मेनली बना होता है। इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। सेल बॉडी रहेंगे, डेंड्राइट्स रहेंगे और एक्सॉन रहेंगे। ठीक है, जो सेल बॉडी होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं। उस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग निसल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये निसल ग्रैन्यूल्स बेसिकली इसमें प्रोटीन और RNA वगैरह होता है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है ना कि उसी को हम लोग थोड़ा डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। ये देखो, ये हमारा एक नॉर्मल टिपिकल न्यूरॉन है। इसके 3 पार्ट हो गए। दिस इज़ कॉल्ड सेल बॉडी, दिस इज़ सेल बॉडी, दिस इज़ एक्सॉन। ये जो बाहर में निकला हुआ है ये है डेंड्राइट। ठीक है, अब देखो ये जो सेल बॉडी है इसके अंदर वो सारी चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी जो एक नॉर्मल टिपिकल सेल में होता है, जैसे कि न्यूक्लियस रहेगा, RNA रहेगा, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैकेनिज्म रहेगा, हर एक चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो न्यूक्लियस है, कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग निसल्स ग्रैन्यूल्स के नाम से जानते हैं। उसके अलावा एक्सॉन्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कुछ सेल्स पाए जाते हैं। ये इसको हम लोग स्वान सेल बोलते हैं। ये स्वान सेल करता क्या है कि कवर करता है एक्सॉन को। ठीक है, अब यहीं पे अगर इस स्वान सेल के ऊपर कहीं कहीं पे क्या होता है किसी किसी न्यूरॉन में कि स्वान सेल के ऊपर कुछ एक इन्वेलप टाइप का बन जाता है जो कि माइलिन का बनता है। माइलिन एक केमिकल है, उससे बनता है। तो अगर वो केमिकल प्रेजेंट है तो माइलिन शीथ बन गया। अगर माइलिन शीथ है तो उस न्यूरॉन का क्या नाम रहेगा? माइलिनेटेड न्यूरॉन। और अगर माइलिन शीथ नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो बेस्ड अपॉन माइलिन शीथ है या नहीं है उसके आधार पर न्यूरॉन का फिर टाइप हो जाएगा, 2 तरह का हो जाएगा। इसके अलावा जब हम नीचे आएंगे तो ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन का ये टर्मिनल है, जो एक्सॉन टर्मिनल इसको बोलते हैं। एक्सॉन टर्मिनल आगे चल के लास्ट में एक नोब्स बनाता है जिसको हम लोग साइनेप्टिक नोब बोलेंगे। इसी नोब के अंदर इस तरह से वेसिकल्स प्रेजेंट होता है और इसी वेसिकल के अंदर इस तरह से कुछ केमिकल्स रहते हैं जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और यही न्यूरोट्रांसमीटर नर्व सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये था एक रफ आइडिया अबाउट न्यूरॉन का स्ट्रक्चर के बारे में। चलो एक बार इसको टेक्स्ट में देख लेते हैं। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे हुआ है कि निसल ग्रैन्यूल्स हो गए जो कि डेंड्राइट्स में भी। ये निसल ग्रैन्यूल्स एक्सॉन में नहीं होते हैं, इतना याद रखना। दिस फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। जो नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होगा? तो इधर से इधर होता है नर्व इम्पल्स। यहाँ पे मान लो कोई नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ तो वो इस साइड में ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, ओके। ईच ब्रांच टर्मिनेट करता है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग साइनेप्टिक नोब बोलते हैं और विच पोजेस साइनेप्टिक वेसिकल्स रहता है, वो अभी मैंने बताया। उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। द एक्सॉन ट्रांसमिट, जो एक्सॉन होता है वो ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू ए साइनप्स या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरफ बेस्ड अपॉन द एक्सॉन या डेंड्राइट। देखो ये तो एक नॉर्मल टिपिकल सेल था, ठीक है, नर्व सेल था, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ नर्व के अंदर मान लो बिल्कुल ऐसा ही है, डेंड्राइट्स भी बहुत सारे हैं, एक्सॉन भी एक ठो है, ठीक है, एक सेल बॉडी है। तो अगर इस तरह का कंडीशन है कि बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, एक एक्सॉन है, एक सेल बॉडी है, तो वैसे न्यूरॉन को बोलेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट रहता है, ब्रेन में। ठीक है, ये और इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि एक यहाँ पे तो बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं ना, बहुत सारे डेंड्राइट्स नहीं रहेंगे, सिर्फ एक डेंड्राइट रहेगा और एक एक्सॉन रहेगा। तो वैसे न्यूरॉन को बोलते हैं बाईपोलर न्यूरॉन। जैसा कि तुमने आँख में सुना होगा कि रेटिना में ये चीज़ होता है।
कभी कभी क्या होता है कि सेल बॉडी रहेगा और एक एक्सॉन रहेगा, किसी तरह का कोई डेंड्राइट्स नहीं रहेगा, तो वैसा न्यूरॉन पाया जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी कि ये सब नहीं रहेगा, सिर्फ इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का न्यूरॉन बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, 3 तरह के न्यूरॉन हो गया। इसके अलावा माइलिनेटेड नर्व फाइबर क्या होता है, वही मैंने बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इनवेलप्ड विथ स्वान सेल, ठीक है, जो कि माइलिन शीथ एक्सॉन के ऊपर पाया जाएगा। और गैप बिटवीन, देखो ये 2 माइलिन शीथ है ना, 2 माइलिन शीथ के बीच में कभी कभी यहाँ पे देखो बीच में ये गैप पाया जा रहा है ना, ये गैप, इसी गैप को बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है, इसके अलावा अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, वही सारी चीज़ें कहाँ पाया जाएगा अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, तो ये ज़्यादातर पीएनएस में पाया जाता है, दैट इज़ ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब हम जानेंगे कि जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स किस तरह से होता है। ठीक है, तो अगला इसी वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। तो देखो न्यूरॉन जो होता है वो एक एक्साइटेबल सेल है, क्योंकि देयर मेम्ब्रेन आर इन ए पोलराइज स्टेज, उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो हमेशा पोलराइज स्टेज में होता है, इसलिए ये एक एक्साइटेबल सेल है। पहला क्लियर हो गया, क्या मतलब हुआ इस लाइन का। चलो आगे देखते हैं। तो होता क्या है ना बच्चों की, जो न्यूरॉन होता है उसके ऊपर उसका जो ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये मान लो उसका एक्सॉन है, इस एक्सॉन के ऊपर बहुत सारे चैनल्स पाए जाते हैं। इस न्यूरॉन के बाहर में इस साइड में पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर में नेगेटिव चार्ज होता है। लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम। ये हमारा एक टिपिकल न्यूरॉन है, ठीक है। इस न्यूरॉन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, अंदर में नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? वो इसलिए कि अंदर में प्रोटीन, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पाया जाता है, ओके। अब बाहर में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन नहीं होता है। बाहर में क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो होता है वो सोडियम का यहाँ पे कम रहेगा, पोटेशियम का ज़्यादा रहता है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा और प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, जबकि बाहर में सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है और पोटेशियम का कम रहता है। रीज़न ये हो जाता है, नतीजा ये निकलता है कि न्यूरॉन के बाहर, न्यूरॉन सेल के बाहर, इस मेम्ब्रेन के बाहर में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, अंदर में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। जब भी कोई स्टिमुलस जनरेशन, देखो बच्चों 2 मिनट ध्यान से सुन लो, जनरेशन, जब भी कोई स्टिमुलस इस नर्व के पास पहुंचा, मान लो यहाँ पे कोई स्टिमुलस पहुंचा, यहाँ का सेल एक्साइट हो गया, अब क्या करेगा कि इस वाले मेम्ब्रेन पे, ये जो ग्रीन कलर का तुमको दिख रहा है ना ये मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे आयन चैनल पाए जाते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप बहुत सारे पाए जाते हैं। जैसे ही इसको थोड़ा सा स्टिमुलस मिलेगा, यहाँ का चैनल मान लो ओपन हो गया, ओपन होगा तो क्या होगा कि सोडियम अंदर आना स्टार्ट करेगा। इतना सोडियम, देखो पोटेशियम क्यों नहीं आएगा अंदर, क्योंकि पोटेशियम तो ऑलरेडी यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो ये नहीं आएगा। तो क्या करेगा, सोडियम आएगा, क्योंकि देखो सोडियम अंदर में कम है, बाहर में ज़्यादा है, तो सोडियम अंदर आना स्टार्ट करेगा। इतना सोडियम अंदर आ जाएगा कि अंदर में पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर में जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाएगा, अब बाहर में नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे नतीजा ये निकलेगा कि यहाँ पे एक इम्पल्स जनरेट कर जाएगा। इम्पल्स जनरेट करने की वजह से नर्व इम्पल्स का तो जनरेशन हो गया। हम लोग को क्या करवाना था, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो जनरेशन तो हो गया। कैसे हुआ समझ में आया। अब क्या होता है कि सिर्फ इस तरह से करने से नहीं होगा, चार्ज को भी तो बैलेंस करना है। चार्ज कैसे बैलेंस होगा, तो होता क्या है, चलो पहले टेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक पढ़ते हैं उसके बाद टेक्स्ट देखते हैं। देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। These ion channel are selectively permeable to different ion, ठीक है, selectively permeable होते हैं। When a neuron is not conducting any impulse, जब न्यूरॉन किसी तरह का कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं करता है, that is resting stage में, तो जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है वो पोटेशियम के लिए लगभग परमिएबल होता है, लेकिन सोडियम के लिए इम्परमिएबल होता है। सोडियम किसी तरह से, सोडियम का मतलब परमिएबिलिटी नहीं रहता है। उसी तरह से मेम्ब्रेन इज़ इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए भी वो इम्परमिएबल होता है, जो कि साइट एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब देखो क्या हुआ
कि कॉन्सिक्वेंटली द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सोन कंटेंट हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, जबकि कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज लो। सोडियम का अभी मैंने वो चीज़ बताया था कि एक्सोप्लाज्म में सोडियम का कंसंट्रेशन कम रहता है, जबकि पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन का ज़्यादा रहता है। इन कंट्रास्ट इसका उल्टा क्या होता है कि फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। इसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। अभी ये सारी चीज़ें मैंने डायग्राम में आपको बताई है। दिस आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन मेंटेन करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाई सोडियम पोटेशियम पंप, जिसकी वजह से क्या होता है कि 3 पोटेशियम आउट बाहर जाता है, पंप 3 सोडियम आउटवर्ड फॉर 2 पोटेशियम इनटू द सेल। यानी कि ये मेंटेन कैसे होगा? अभी तक कोई स्टिमुलस नहीं मिला है, हम तब की बात कर रहे हैं। मैंने जो भी डायग्राम बताया वो जनरेशन का बताया, लेकिन अभी ये रेस्टिंग कंडीशन की बात है। जो मैंने अभी आपको डायग्राम बताया था कि वो बताया था कि जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स होता कैसे है, लेकिन ये बात कर रहा है रेस्टिंग कंडीशन में। तो रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है बच्चों, एक बार फिर से देख लो कि ये सेल था, सब कुछ नॉर्मल है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा है, यहाँ पे सोडियम कम है, ठीक है ना, यहाँ पे सोडियम कम है, यहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा है। तो होता क्या है ना कि सोडियम बाहर जाता है यहाँ से। एक तो ऑलरेडी यहाँ पे सोडियम कम है, लेकिन फिर भी सोडियम बाहर जाएगा, ठीक है। पहला चीज़ यहाँ पे देखो, पोटेशियम अंदर में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पोटेशियम अंदर आएगा, पोटेशियम अंदर आएगा और सोडियम बाहर जाएगा। तो क्या होगा, अंदर में पोटेशियम और बढ़ता जाएगा, बाहर में सोडियम बढ़ता जाएगा। तो बाहर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, अंदर में नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और ये सारी चीज़ें होगा तो एक ग्रेडियंट मेंटेन रहेगा। ग्रेडियंट मेंटेन जब रहेगा तो एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा, एनर्जी लगेगा, ठीक है। तो रिजल्ट ये होगा कि एक मेम्ब्रेन का पोटेंशियल ये मेंटेन रहेगा। तो ये कंडीशन था रेस्टिंग स्टेज का। इसके बाद का मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है। अब देखो 3 पोटेशियम 2 सोडियम 3 सोडियम बाहर के, 2 पोटेशियम अंदर है। अब देखो, एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पोजेज ए पॉजिटिवली चार्ज, वाइल इनर सरफेस जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट होगा। अब इसके आगे देखो, and become negatively charged and therefore polarized. The electrical potential difference across the resting plasma membrane is called resting potential. ये था resting potential. उसके बाद क्या होता है कि you might be curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse and its conduction along an axon. तो किस तरह से nerve impulse हुआ वही देखो पहले यहाँ पे डायग्राम में। मैंने अभी न्यूरॉन का बताया था ना कि बाहर में पॉजिटिव रहता है, देखो अंदर में नेगेटिव है। यहाँ पे स्टिमुलस मिला ये जगह पे, तो बाहर से अभी रेस्टिंग कंडीशन में क्या था कि सोडियम बाहर जा रहा था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सोडियम अंदर आ रहा है। जब सोडियम अंदर आएगा तो बाहर से पॉजिटिव चार्ज था, अब वो नीचे अंदर में पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे अब देखो जो चीज़ होना चाहिए, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि बाहर में पॉजिटिव है, अंदर में नेगेटिव। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों ज़ीरो पे हो जाएगा, मतलब ना तो जितना चार्ज बाहर है उतना ही चार्ज अंदर भी रहेगा। तो एक वो कंडीशन आएगा। फिर एक ऐसा कंडीशन आएगा कि अंदर में पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर में नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं नर्व इम्पल्स का जेनरेशन। जनरेट तो हो गया नर्व इम्पल्स, तो अभी ये पहले सवाल का तो जवाब मिल गया, जनरेशन। अब ये कंडक्ट कैसे करेगा? तो कंडक्शन का ये रूल होता है कि जो चीज़ यहाँ पे हुआ, अब वही चीज़ यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि स्टिमुलाई मिला। लेकिन अब उसके बगल वाले को क्या करेगा कि बगल वाला खुद ही एक ये पहला वाला जो है ये खुद ही दूसरे को स्टिमुलेट कर देगा। कैसे? तो देखो ऐसे करेगा, देखो ये बगल वाले को खुद ही करेगा, ये खुद इसको स्टिमुलस देगा। अब जो प्रोसेस यहाँ पर हुआ वही प्रोसेस देखो यहाँ पे होगा। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये वाला पॉजिटिव इधर आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव इधर जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव था ना, तो ये वाला पॉजिटिव फिर इसको मेंटेन करेगा। इस तरह से नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है। वही देखो यहाँ पे एक बार टेक्स्ट भी देख लेते हैं कि when a stimulus is applied at site A on the polarized membrane, the membrane at the site A become freely permeable to sodium and leads to rapid influx of the sodium followed by reversal of polarity at that site. The outer surface of the membrane become negatively charged. बाहर का जो surface था वो negatively charge हो जाता है और अंदर का जो है वो positively charge हो जाता है। And the polarity of the membrane at site A thus reverse. अब polarity जो होता है A साइड का वो रिवर्स हो जाता है और वो वापस से depolarized हो जाता है। और the electrical potential difference जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइड A पे, उसी को हम लोग एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। उसी का एक दूसरा भी नाम है, डेट इज़ नर्व इम्पल्स। एट साइट
इमिडिएटली अहेड, यानी कि कोई साइड बी है उसके बगल का, वहाँ पे क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है ऑन द अदर सरफेस एंड नेगेटिव चार्ज और द इनर सरफेस, एज अ रिजल्ट एक करंट फ्लो करता है इनर सरफेस ए से लेकर के बी में, ऑन द आउटर सरफेस जो करंट होता है वो फ्लो करता है बी टू ए, और कंप्लीट सर्किट एक बन जाता है, और इस तरह से बी वाले जगह पे भी जनरेट हो जाता है, और इम्पल्स जो होता है दैट इज़ एक्शन पोटेंशियल, वो जनरेट जो ए के पास किया था वो बी के पास पहुंच जाता है। तो किस तरह से नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ और किस तरह से ट्रांसमिट किया, समझ में आया ना। तो इसके बाद अब हम इम्पल्स जो जनरेट हुआ ए के पास वो फाइनली अब बी के पास पहुंच जाएगा, और वही बी अब इस तरह से नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, वो वापस से रिपीट होने लगता है, और इस तरह से जो नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन है वो होने लगता है। द राइज इन द स्टिमुलस, जितना ज़्यादा स्टिमुलस से राइज करेगा, सोडियम जो है वो एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड रहेगा। इट इज़ क्विकली फॉलोड बाई राइज इन द परमिएबिलिटी टू पोटेशियम। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो पोटेशियम होता है वो आउटसाइड द मेम्ब्रेन से रिस्टोर कर जाता है। तो ये था कि किस तरह से नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रांसमिशन किस तरह से होता है। तो देखो बच्चों, ट्रांसमिशन का ये होता है कि नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शन, जिसको हम लोग साइनेप्स बोलते हैं, यानी कि दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है दिस इज कॉल्ड साइनेप्स। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ न्यूरॉन के बीच में ही हो बच्चों, हो सकता है कि न्यूरॉन के बीच में हो, न्यूरॉन मसल के बीच में भी हो सकता है। द साइनेप्स इज फॉर्म्ड बाय मेम्ब्रेन ऑफ ए प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। यहाँ पे हम लोग को इतना ही देखना है कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में हो सकता है, ठीक है। विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाई ए गैप, जिसको हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। दो तरह के होते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, दो तरह के साइनेप्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बोलते हैं जो एकदम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, चाहे वो किसी भी मसल का हो, चाहे वो स्केलेटल मसल का हो, मसल का न्यूरॉन का हो, फिर किसी भी चीज़ का अगर न्यूरॉन है, अगर वो पास है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल, और अगर दूर है तो दिस इज बोलेंगे केमिकल, ठीक है, जो कि बहुत ही क्लोजली रहेगा। इलेक्ट्रिकल करेंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होता है वो बहुत ही रेयर होता है हमारे बॉडी में नहीं पाया जाता है। और जो केमिकल साइनेप्स होता है उसमें क्या होता है कि प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में कुछ फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाती है, जिसको हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, वो पाया जाता है, ठीक है। अब केमिकल जो कि प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच में डेट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि इन्वॉल्व होता है इन द ट्रांसमीटर ऑफ इम्पल्स, एंड इस तरह से नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। ये है कुछ स्ट्रक्चर, डेट इज न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रहेगा, और ये हमारा एक्सॉन का टर्मिनल, साइनेप्टिक वेसिकल्स, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बीच में देखो जंक्शन है। तो दिस इज ऑल अबाउट नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन और उसका कंडक्शन। उसके बाद में रिसेप्टर्स वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये सारी चीज़ों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।